नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाहित गौरा बादल चरित चौपाई जो आचार्य हेमरतन द्वारा रचित है, इसके मूल पाठ को हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने इसकी मूल कथा का सार देखा था। कथा जो प्रारंभ होती है, मंगलाचरण के बाद संकेत होता है राजा रतन सेन चित्तौड़ राज्य के नगर का। उसके बाद चित्तौड़ का चित्रकूट के रूप में वर्णन है, राजा रतन सेन का वर्णन है। राजा रतन सेन के बाद रानी प्रभावती का वर्णन है। रानी प्रभावती और राजा रतन सेन के बीच संवाद का वर्णन है, और संवाद में जो विवाद होता है उसके पश्चात राजा रतन सेन के चित्तौड़ त्याग, मार्ग की कठिनाइयाँ, फिर मार्ग में रानी पद्मिनी का पता मिलना, सिंघल द्वीप पहुंचना, सिंघल द्वीप जाकर रानी पद्मिनी से विवाह होना, और विवाह होकर वापस लौटने, और लौटने के पश्चात उनके आनंदमय जीवन का वर्णन, रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन, यहाँ तक हमने कल देखा था, जिसमें कहा कि रानी पद्मावती ने अपने जितने भी कलाएं होती है उन कलाओं से अपने पति को प्रभावित कर रखा है, और राजा रतन सेन उसी के प्रेम में बंधा हुआ है और उसके प्रेम रूपी सागर में अवगाहन करता रहता है, उसमें गोते लगाता रहता है। यहाँ तक की कथा का हमने कल देखा था, जिसमें कहा कि उसका प्रेम अपार है और राजा रतन सेन उस प्रेम को पार नहीं पा सकता है। आगे देखिए। राजा रमली करंतु रही, चौपाई आ गई। अब इससे पहले दोहा था, अब छंद बदला। राजा रमली करंतु रही, इम केताइक दिन निर्वहई, सगला लोक वसई सुखवास, आवासे लागा आवास। जब राजा रतन सेन अपने राज्य को छोड़कर चला गया था, तब महलों में, राज्य में एक तरह से अव्यवस्था हो गई थी, और लोगों में एक भय का थी, एक आशंका थी कि राजा रतन सेन कहाँ गए, क्यों गए, क्या कारण है, कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ, किसी ने अनिष्ट तो नहीं किया। इन आशंकाओं के बीच उनका जीवन चल रहा था। लेकिन जब राजा रतन सेन रानी पद्मावती से विवाह करके लौट आते हैं, तब उनका जीवन बिल्कुल पुनः पूर्व की भांति शांत और आनंदमय हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे यह राज्य जो पहले एक अव्यवस्थित स्थिति में था, वह वापस व्यवस्थित हो गया है। देखिए क्या कहा। राजा रमली करंतु रही, वो राज्य ऐसा था जहां राजा ही प्रजा के जीवन का आधार था। राजा प्रसन्न है, प्रजा प्रसन्न है। राजा दुखी है, प्रजा दुखी है। राजा अस्त व्यस्त है, प्रजा अस्त व्यस्त है। वही एक सत्ता का, उनके प्रजा के जीवन का केंद्र राजा ही था। अब चूंकि राजा प्रसन्न था, लौट आया था, और वह जीवन में आनंद उठा रहा था, इसलिए उनकी जनता भी अब प्रसन्न थी। राजा रमली करंतु रही, राजा आनंद उठा, रमली क्रीड़ाएं कर रहा है, प्रेम लीलाएं कर रहा है रानी पद्मिनी के साथ, पद्मावती के साथ। उसके जीवन में मानो आनंद की वर्षा हो रही है। इम केताइक दिन निर्वहई, और इस प्रकार एक बहुत लंबा समय बीत जाता है। राजा वापस लौट आया है, और अपने रानी के साथ वह बहुत ही आनंद विलास, भोग विलास, श्रृंगार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। और मैंने जैसे आपको कहा
कि राजा ही सत्ता का केंद्र है, राजा ही आकर्षण का केंद्र है, राजा ही सब कुछ है, ऐसी अवस्था में राजा प्रसन्न है तो प्रजा भी प्रसन्न है। और उसका कहा, क्या कहा, सगला लोक वसई सुखवास। राजा प्रजा भी बहुत आनंद और सुख के साथ उस राज्य में रह रही है। सगला लोक वसई सुखवास, आवास से लागा आवास। और ऐसा लगना लगा कि अब जब राजा की अनुपस्थिति में ऐसा लग रहा था मानो कुछ कमी है, मानो कुछ उजड़ गया है, मानो कुछ बदल गया हो। लेकिन अब राजा के लौट आने के बाद सब कुछ पुनः व्यवस्थित हो गया था। अब तक जो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, अब वहाँ आनंद की अनुभूति होने लग गई थी। अब यहाँ से एक घटना परिवर्तित होती है और यह घटना ऐसी है, यह कोई साधारण घटना नहीं। इसने राजा रतन सेन, रानी पद्मिनी, चित्तौड़ राज्य और यूं कहे तो राजस्थान की इतिहास और संस्कृति में भी एक परिवर्तन लाने वाली घटना घटित हुई। कई बार कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो घटनाएं या तो प्रभाव नहीं डालती या बहुत छोटे समय के लिए प्रभावित करती हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो ऐतिहासिक घटना होती है, जो इतिहास, व्यक्ति सभी को प्रभावित करती है। यहाँ एक ऐसी ही घटना घटित होने जा रही है। देखिए, तेणीपुरी राघव चेतन व्यास, तेणीपुरी इसी नगर में, पुरी नगर राज्य, राघव चेतन व्यास, तेणीपुरी राघव चेतन व्यास, विद्यासु अधिकु अभ्यास। इस नगर में पहले एक लाइन का देखें, वो विद्या का बहुत अच्छा अभ्यासी था, विद्या का जानकार था। अभ्यास, विद्या कहते हैं, विद्या का अभ्यास होते रहना चाहिए, वो जानकार, उसका बार बार दोहरान होना चाहिए। तो वो विद्या का बहुत अच्छा अभ्यासी था, अभ्यास करने वाला था, विद्या का जानने वाला था, बार बार ज्ञानी था। राजा तेणी रिझव्यू घणु, मुहूर्त घणु देई व्यासा तणु। और राजा तेणी रिझव्यू घणु, राजा उस रीझ गया था। क्यों रीझ गया था? उसके रूप सौंदर्य के कारण नहीं, उसकी और विशेषता के कारण नहीं, वह बहुत ज्ञानी था। वह ज्ञानी था और ज्ञानी होने के कारण क्या कारण बताया? विद्यासु अधिको अभ्यास। वह बहुत विद्यावान ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए राजा उस पर रीझ गया था, मोहित हो गया था। मूत गणु दे व्यासा तणु। और वह राजा उस राघव चेतन व्यास को बहुत मान सम्मान और आदर देता है। अब वापस देख लेते हैं। उस नगर में एक राघव चेतन व्यास नाम का एक विद्वान व्यक्ति रहता था और वह विद्वान व्यक्ति विद्या का उसे बहुत अच्छा अभ्यास था, विभिन्न विद्याओं का वह जानकार था, विद्वान था और उसकी इसी विद्वता से प्रभावित होकर राजा उस पर मोहित था, राजा उस पर प्रभावित था और राजा ने उसको बहुत राज्य में, अपने दरबार में मान सम्मान दिया, उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया या उसे बहुत महत्व दिया गया। अब वो क्या करता है देखिए। राय भवनी नितु प्रति संचरई, वह रोज राज्य दरबार में आता है। नित्य प्रति, रोज, नित्य प्रति, प्रतिदिन वह राजमहल में आता है और क्या करता है? भारत वात वखाणे करे, महाभारत की कथा को सुनाता। भारत महाभारत के लिए कहा गया है, वह महाभारत की कथा को सुनाता है। भारत वात वखाणे करे, वह महाभारत की कथा को सुनाता है। अमहली महली सदा संचराई, वह रोज महलों में, अंतः महलों में, राजा के महल में, राजा जहां भी होता है वहां राजा के पास वह चला जाता। अमहली महली सदा
संचरई, संचरने का मतलब है चलना, गति करना। वह वहाँ राजा के महलों और अंतः महलों पर जहाँ उनके व्यक्तिगत का रहने का निवास है, वहाँ तक वह चला जाता है और राजलोक मही हिंडई फिरई, और वह इस प्रकार राजा के महलों में राजलोक शब्द का प्रयोग किया। जहाँ राजा रहता है, जहाँ राजनिवास है, उस राजनिवास में वह घूमता रहता है, वह वहाँ विचरण करता है। देखिए, अब देखिए घटना कैसे बदलती है। जहाँ पहले ऊपर लिखा है वह राजा जहाँ रहता है, राजा के पास, चाहे वह अंतः महल में हो, कहीं भी हो, वो वहाँ चला जाता है। एक दिवस पद्मनई पास राजा बैठो करे विलास। एक दिन राजा रतन सेन अपनी रानी पद्मावती के साथ अपने कक्ष में बैठा हुआ था। एक दिवस पद्मनई पास, पद्मिनी के पास राजा बैठो करे विलास, और अपने प्रेम लीला कर रहा था, आनंद उठा रहा था। नेह नितंबन चुम्बन करी, आलिंगन बद्ध थे। राजा आलिंगन आचरण, और राजा आलिंगन बद्ध था। वो दंपति थे, पति पत्नी थे, इसलिए उनकी प्रेम क्रीड़ा चल रही थी। तेरी प्रस्तावई राघव व्यास, और उसी प्रस्ताव के दिन, ऐसे ही समय एकदम जब राजा अपने रानी के साथ प्रेमरत था, वह प्रस्ताव यानी वो जो घटना घट रही थी, वो राजा के कक्ष में क्या था, राजा रानी बैठे हुए थे, अपना भोग विलास आनंद में मगन थे। तेरी प्रस्तावई राघव व्यास पुहतु पद्मनि तनई आवास, और वह रानी पद्मिनी के आवास में, उसके कक्ष में पहुंच गया। ते देखी राजा खुनसियो, और उस पद्मिनी के आवास में, पद्मिनी के जहां राजा था, उस कक्ष के बाहर, उस कक्ष के साथ राघव चेतन व्यास को जब राजा रतन सेन ने देखा, ते देखी, उसको वहां देखा, राजा खुनसियो, खुनसने का मतलब राजा क्रोधित हो गया, राजा को क्रोध आया। यह ऐसी अवस्था में, इस समय यहां क्यों आया है, उसकी उपस्थिति राजा के लिए क्रोध का कारण बन गई। राजा विचार करने लगा, यह यहाँ ऐसे, जब मैं पद्मिनी के साथ हूं, तब यहाँ यह इस कक्ष में कैसे और क्यों आया है। राजा को इस बात का बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गया, और राघव ऊपरी को पच कियो, और राजा ने उस राघव चेतन व्यास पर, राजा उस पर बहुत क्रोधित हो गया। राजा राघव ऊपरी कोपज कियो, कोप कर क्रोधित हो गया राजा। उसे क्रोध इस बात का आया कि इस समय जब मैं रानी पद्मिनी के साथ उसके महल में, उसके कक्ष में हूं, तब यह इस कक्ष में, इस महल में कैसे आ गया। राजा इस बात को लेकर बहुत क्रोधित हुआ। भवम चढ़ावे कियू त्रिशूल, राजा की भौहें चढ़ गई क्रोध से। जब भौहें चढ़ जाती है तो मस्तिष्क के ललाट पर वह गुस्सा दिखने लगा। भमा चढ़ाई कियो त्रिशूल, कोप तनु जो कहियो मूल, और जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, और उस समय जब क्रोध होता है, तो उसके ललाट पर, उसके मुखमंडल पर वह क्रोध दिखाई देता है, और राजा के मुखमंडल पर, राजा के ललाट पर वह क्रोध दिखाई देने लगा। पमा चढ़ावे कियो त्रिशूल, कोप तनु जो कहिए मूल, राघव पिण मन माहे डरियो, और राजा के इस क्रोध को देखकर राघव चेतन व्यास भी डर गया, वो भयभीत हो गया, और अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। क्या गलती का एहसास हुए? उसे अपनी त्रुटि का, गलती का एहसास किया। विण पछतावई हूं संचित, मैंने बिना सूचना दिए, बिना किसी को सूचित किए हुए मैं यहां तक आ गया हूं, बिना अनुमति के, बिना सूचना के, बिना किसी संकेत में, जहां राजा और रानी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, मैं वहां आ गया हूं। राघव चेतन व्यास को लगा
कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब यहां एक विशेष प्रसंग जुड़ता है। कौरा बगल चौपाई रचना के जो रचनाकार है, साहित्यकार है, लेकिन मूल रूप से वो एक संत थे, तो एक धर्म के व्याख्याकार थे, नीतिकार थे। और उनका उद्देश्य था कि समाज में आदर्श का प्रचार प्रसार करना, नीति का प्रचार प्रसार करना, धर्म की बात को समझाना, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात को भी समझाना कवि राघव चेतन, कवि आचार्य हेमरतन चाहते थे। और चूंकि मैंने जैसे आपको बताया मूल जैन संत है, तो उनका तो मूल कार्य है रचना करना नहीं, बल्कि नीति को समझाना, धर्म को समझाना, जो अच्छी बात है उसको समझाना। तो ऐसी अवस्था में वो अब यहाँ अपना जो नीति का पक्ष है, उस नीति के पक्ष का खुलासा करते हैं, उसको सामने लाकर प्रस्तुत करता है। कैसे प्रस्तुत किया जाता है उसको सामने देखिए। यहां मैं आज केवल नीति की बात का संकेत करूंगा, किस किस नीति की बात का उल्लेख किया गया, जो मूल जो दोहे लिखे गए हैं उनका हम कल के वीडियो में देखेंगे। कारण क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इस रचना का, और हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से वह जो प्रसंग है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें से व्याख्या प्रश्न बहुत आ गए। अब क्या कहा गया, नीति का क्या संदेश दिया है, देखिए क्या कहा। वही बात जो मैं आपको कहता हूं, जब कोई आदर्श का निदर्शन करता है, जो अच्छी बात का करता है निदर्शन, जब कोई नीति की बात करता है, तब वो दो बात करता है। और वो दो बात क्या करता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना। जो आज की तारीख में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हम जब हमने राजियारा सोठा सेकेंड ईयर में पढ़ा था, मैंने तब भी आपको बताया था कि हम वो डू और डोंट्स की बात करें, कि कौन से करणीय कार्य कैसे, कौन से अकरणीय कार्य, कौन से करने योग्य कार्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, तो वो उसको समझाता है। यहां क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नीति जो समझदार व्यक्ति है उसकी बुद्धिमानी क्या है कि वह क्या करे, या चतुर व्यक्ति क्या है जो क्या करे या क्या नहीं करे, उसी बात को समझाया। क्या कहा कि यह बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। क्या बुद्धिमत्ता कही नहीं जा सकती? जहां आपको कोई बुलाए नहीं, आपको वहां बार बार नहीं जाना चाहिए। आपको कोई निमंत्रण नहीं देता, संयोग होता है आप कभी एक बार चले गए, दो बार चले गए, लेकिन बिना बुलाए कहीं भी बार बार नहीं जाना चाहिए। इससे आपका सम्मान घट जाता है। और यदि कहीं बात या प्रसंग चल रही हो, कोई गोष्ठी चल रही हो, कोई वार्ता चल रही हो, उस वार्ता में उस बात करते समय कभी भी विषय के विपरीत आपको बात नहीं करनी चाहिए। जो श्रोता हैं, जो बैठे हुए हैं, जो जनसमूह बैठा हुआ है, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार आपको बात करनी चाहिए। नहीं तो आप अपनी जो बात कहेंगे उस बात को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और फिर यदि कोई आपको कह देता है कि अब आप प्रस्थान कीजिए, आपको वह स्थान छोड़ देना चाहिए। यदि कोई आपको कहता है कि आप चले जाइए और तब भी यदि आप नहीं जाते हैं, तब ये सबसे बड़ी व्यक्ति की मूर्खता है, या ये इसे चतुराई नहीं कह सकते। क्या चतुराई नहीं कह सकते? कि जहां आपको नहीं बुलाए आप वहां चले जाएं, और एक बार नहीं बार बार चले जाएं, और वहां जाकर अरुचिपूर्ण बातें करें। और यदि आपको जाने के लिए कह दिया जाए तब भी आप नहीं जाए। यहाँ दो जने बैठे हुए बात कर रहे हो, वहां तीसरा व्यक्ति चला जाए, किसी के घर में जाने से पूर्व यदि उसकी अनुमति नहीं ली जाए और घर के अंतः कक्ष में चले जाए, जब व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, तब भी आप
उसकी इच्छा के विपरीत उससे बात कर रहे हो, जहां आपको बैठने के लिए निवेदन नहीं किया जाए और आप वहां बैठ जाए, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से के शरीर से अनावश्यक रूप से स्पर्श करें, उसको हाथ लगाएं, यह भी अच्छी बात नहीं है। आप कोई बात कहें, दूसरे हंसे न हंसे, आप उसको अपने आगे होकर हंसे, और जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, कभी ये कहता है, जो अपने को सबसे बुद्धिमान समझता है, समझ लीजिए वही सबसे ज्यादा मूर्ख है। और उसने कहा, जहां एकांत में पति और पत्नी बैठे हुए हों, वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति वहां चला जाता है तो इससे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होता है। अब आप देखिए, जो मैंने आपको कथा बताई, उस कथा में चाहे वह कितना ही विद्वान व्यक्ति है, राघव चेतन व्यास, लेकिन उसने क्या किया, अपना बुलाया जाता है। जहां कहा था, राजलोक में हिंडई फिरई, फिर अंतःमहल में नहीं जाए, अंत कक्ष में नहीं जाना चाहिए, अमहल महल सदा संचरे। फिर इसमें लिखा है जहां पति पत्नी बैठे हो वहां नहीं जाना चाहिए, तो उसने कहा कि वह जहां राजा रानी, राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी बैठे हुए थे, वहां उनके कक्ष में चला गया। तो यह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति होने के बाद भी उसे व्यवहार कुशलता नहीं थी, उसे हम नीतिज्ञ व्यक्ति नहीं कह सकते। और इस रूप में कवि ने यह कहा है, चाहे आपके पास कितनी भी बुद्धि हो, आप कितने भी योग्य हो, विद्वान हो, लेकिन यदि इन व्यवहार कुशलता का यदि आप पालन नहीं करते, तो यही आपकी मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। इसको व्यापक रूप से विस्तार से हम आगे के क्रम में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।